नमस्कार, टीवी 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा झा। छत्तीसगढ़ में सट्टे की लड़ाई अब सदन तक आ गई है। आरोप है कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने बेरोजगार युवाओं को सट्टे में धकेलने का काम किया। कार्यवाही को लेकर विधानसभा में जोरदार हंगामा किया गया तो सरकार ने भी पलटवार करते हुए स्पष्ट किया, कोई भी मछली हो या मगरमच्छ सब पकड़े जाएंगे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई लेकिन मुद्दा अब भी वही पुराना है। अब सवाल यह है, सट्टा, सरकार और सियासत के इस खेल में कौन किसका पर्दाफाश करेगा? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले उससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल के दौरान महादेव सट्टा ऐप घोटाले का मामला लंबे वक्त तक गूंजता रहा। वरिष्ठ बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने अपने ही सरकार से सवाल दागते हुए कहा कि सट्टा ऐप को लेकर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। आरोप है कि कांग्रेस की पूर्व सरकार के दरमियान छत्तीसगढ़ में सटोरियों का बोलबाला था, जहां महादेव सट्टा ऐप सबसे बड़ा किंग माना जाता था। महादेव सट्टा ऐप और उससे जुड़े आरोपियों पर कार्रवाई का मुद्दा छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन भर गूंजता रहा। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, राजेश मूणत ने महादेव सट्टा ऐप मामले में दोषियों पर कार्रवाई का मुद्दा उठाया है। रिकेश सेन का आरोप है कि दुर्ग में आईजी, एसपी और एएसपी तक महादेव की आईडी चला रहे थे। दावा है कि जनवरी 2020 से नवंबर 2023 तक प्रदेश में महादेव सट्टा ऐप की 28 शिकायतें मिली हैं। इस मामले में कुल 90 अपराध पंजीबद्ध किए गए। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक ने दावा करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने नौजवानों को गलत काम करने में लगा दिया था, पूरे प्रदेश में युवाओं को ठगने का काम किया है। सुर्खियों में भी समाचार पत्रों की बनी रही और जब महादेव ऐप को लेकर के जब मैंने ईडी को शिकायत की, वह तथ्य, वह सब चीजें उनको उपलब्ध कराई कि किनके संरक्षण में यह काम चल रहा है। विदेश में बैठे हुए लोग जिनके माध्यम से छत्तीसगढ़ में संचालन हो रहा था, तात्कालीन सरकार उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार, उसके नेता, उसके अधिकारी उसमें इन्वॉल्वमेंट हैं, जो इसकी करोड़ों रुपए की लेन देन, और जब ईडी की एंट्री होने के बाद ईडी ने ऐसे कई अधिकारियों के बारे में तथ्य एकत्र किए, इनकी जानकारियां आई, इनका संचालन करने वाले वहां से लेकर के दुबई में बैठे हुए हजारों बेरोजगार छत्तीसगढ़ के, जिनको कांटेक्ट पे ले जाकर के वहां पर उनका संचालन करवा रहे हैं। ये जानकारी होने के बाद भी सरकार ने स्वयं ने कभी संज्ञान में नहीं लिया। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने अपना बचाव करते हुए कहा कि कांग्रेस के हो या बीजेपी के, इसमें जो भी दोषी हो सरकार उनके खिलाफ जांच कर कार्रवाई करे। नहीं, मैं ऐसे नहीं मानती। इसमें तो जांच का हो चुका है और जांच होगा, निष्पक्ष जांच होगा। हमारे लोग जो भी होगा, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हो, जो भी है उन पे जांच होगा। मैं नहीं मानती कि हमारी सरकार में ऐसा भी कोई हुआ है। वही दावा है कि महादेव सट्टा ऐप को लेकर 90 मामले दर्ज किए गए हैं। प्रदेश के अलग अलग शहरों में ये मामले दर्ज हुए हैं। महादेव सट्टा ऐप के संबंध में 54 मामलों में चालानी कार्रवाई भी प्रस्तुत हो चुकी है। दावा है कि दुबई में छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो इसे संचालित कर रहे हैं। सरकार ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है, रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दी गई है। दुबई से उनके प्रत्यर्पण की कार्रवाई चल रही है। सरकार ने दावा करते हुए बताया कि 507 बैंक अकाउंट चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 221 फ्रीज किया जा चुका है। वहीं 216 करोड़ की राशि भी फ्रीज की जा चुकी है, जिनमें से दुर्ग में 346 अकाउंट, सूरजपुर में 38 बैंक अकाउंट, जांजगीर में 5 बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि सट्टा ऐप में कोई भी छोटी हो या बड़ी मछली, मगरमच्छ हो, सब पकड़े जाएंगे। कुछ बाराती चार्टर प्लेन से दुबई गए थे, उनके संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है तथा सभी पर कार्रवाई करने का सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है। टीवी 27 न्यूज डेस्क से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ गए हैं केएस चौहान जी। इसके अलावा गंगेश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो केएस चौहान जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी। महादेव
सट्टा ऐप। विधानसभा चुनाव से पहले खूब नाम उठा था, खूब चर्चा हुई थी। सीएम भूपेश बघेल का नाम भी सामने आया था कि उन्होंने इस पूरे सट्टे जाल को बिछाया है, जिसमें युवाओं को बरगलाने की कोशिश की गई है। अब तो सरकार आपकी है, करा लीजिए जांच, जो भी दोषी होगा सजा दिलाइए, किसने रोका है? पूजा जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो मामला है जी, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है कि चुनाव हो गया है। चुनाव से पहले ये कार्रवाई होती थी, चुनाव से पहले सदन से सड़क तक आवाज उठाई जाती थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी द्वारा, लेकिन उसके चुनाव के बाद नहीं उठाई जा रही है, ऐसा नहीं है। आज भी आपने देखा कि जो भी विधायकों ने ये प्रश्न काल के दौरान जो प्रश्न पूछे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होने से पहले वो छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि है। उसके तहत उन्होंने अपने मंत्रालय से ये क्वेश्चन आंसर किए। दूसरी बात यह है कि ये जो बात है पूजा जी, ये संगठित अपराध की बात है। यहाँ पर शासन और प्रशासन दोनों मिलके छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम कर रहे थे, यहाँ के युवाओं को गर्त में ढकेल रहे थे। ये उसका मामला है, बहुत संगीन मामला है ये। इसकी आज ही की नहीं, आगे भी आने वाले समय में भी इसका हमारे को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इस दरिंदगी का। लेकिन अगर ये संरक्षण नहीं होता तात्कालिक सरकार से, तो ऐसा पनप नहीं पाता। 20,000 लोग एक जिले से, 20,000 लोग जिस जिले में खुद मुख्यमंत्री है, और वो तभी हमारे संभव जब वो खुद मुख्यमंत्री। अच्छा चौहान जी, सिर्फ आरोप लगा देने से तो कोई दोषी नहीं हो जाता ना, कानून अपनी जांच कर रही है। अब दोषी जब पाए जाएंगे तो फिर सजा होगी, आगे की कानूनी प्रक्रिया होगी। आप तो आरोप लगा दे रहे हैं, तथ्य रखिए सामने, दीजिए फिर ईडी के सामने सारे प्रूफ। बिल्कुल आपकी बात पे आ रहा हूँ। आज रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर को मोस्ट वांटेड की लिस्ट में कौन लाया? अब तो आपकी सरकार है ना, पुलिस को दीजिए आदेश, गिरफ्तार करें रवि उत्पल को। सौरभ तो गिरफ्तार हो ही चुका है पहले। अरे पहले मेरी बात तो सुन लीजिए कि आज मोस्ट वांटेड की लिस्ट में और 35,000 रुपए का जो उनके परिणाम रखा गया है, वो कब रखा गया? वो 3 दिसंबर के बाद रखा गया। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने बोला है कि यहाँ मछलियां ही नहीं, मगरमच्छ को भी नहीं बख्शा जाएगा, ये उनके वर्ड है। दूसरी बात, आज जब ये पहले अगर जांच समिति बिठा दी जाती तत्कालीन सरकार के द्वारा, तब ये जांच समिति आती जाती और वही जांच समिति फिर कार्य करती और राज्य सरकार को पूरा पावर रहता कि ये पूरी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अभी जब जांच समिति नहीं दिखाई गई, पूरा जो हस्तक्षेप है वो ईडी ने अपने हाथों में लिया है और ईडी लगभग चालान पेश कर रही है। अब जैसे ही वो चालान पेश कर देती है, वैसे ही अब राज्य सरकार का रूल चालू हो जाता है कि गिरफ्तारियां चालू होगी, सभी चीजें चालू होगी। जैसे जैसे चालान पेश होते जा रहे हैं, वैसे वैसे संघीय व्यवस्था और कानून की व्यवस्था के हिसाब से, संविधान के हिसाब से। चौहान जी, आपको पता है इस मामले में कितनी एफआईआर है और कितने चालानी कार्रवाई अब तक हो गई है? 50 से ज्यादा चालानी कार्रवाई हो गई है, 90 एफआईआर है जी। सुनिए मोहतरमा, ये जो कार्रवाइयां हो रही है ना, उसमें 20,000 लोग लिप्त थे, 90 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई और उसमें भी 90 के 90 लोगों को मुचल के छोड़ लगा। 90 के 90 लोगों को, उसमें 54 लोगों को आगे प्रकरण चलता और उस प्रकरण का भी कोई आता पता नहीं है। ये सरकार का संरक्षण देने का सबसे बड़ा कारण था। और 5 नवंबर 2024 या 5 नवंबर 2023, इसमें यहाँ तक आपने केंद्र सरकार को न कोई लेटर लिखा और ना ही कोई सिफारिश की इस ऐप को बंद कर दिया जाए। लेकिन 5 नवंबर 2023 को केंद्र सरकार ने लगभग 25 ऐप बंद कर दिए। इसमें जो ये इनकी संरक्षण था, तो ये कैसे सिफारिश करते, कैसे लेटर देते? इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, न जांच समिति बिठाई, यहाँ तक की जांच समिति भी नहीं बिठाई।
सिर्फ ऊपर ऊपर दिखाते सर रहे। देखिए, कार्रवाई आरोप करते तो रहे। वो भी आप पर लगाते हैं, आरोप आप भी लगा रहे हैं। मैं आप पे आऊंगी, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। दुर्गेश द्विवेदी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, भूपेश सरकार में बीजेपी ने ही ये मुद्दा उठाया था महादेव ऐप घोटाले का, अब तो सरकार उनकी है तो जांच उनके हाथ में है, क्यों नहीं करा के पूरा जो मामला है, पूरा जो खेल है, पर्दाफाश करे? क्यों इसमें इतना समय लग रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, पिछली सरकार में भी कार्रवाई नहीं हो रही थी, ऐसा नहीं है। मेरी जानकारी में पिछली सरकार ने भी करीब 70 FIR कराए हैं अलग अलग जगह पे महादेव ऐप को लेकर, और ज्यादातर दुर्ग विधायक क्षेत्र के ही आरोपी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कार्रवाई तो पिछली सरकार भी करी थी। बिल्कुल, और ये ऐप तो तभी बैन करा दिया गया था, भूपेश सरकार में ही आपको बैन करा दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। और चूंकि ईडी के रिपोर्ट में, की जांच रिपोर्ट में चीजें आई कि उसमें मुख्यमंत्री का नाम आया और भी कई लोगों का नाम आया उसमें, तो उसके बाद से सब की सुई जो है कांग्रेस सरकार के ऊपर लगने लगी। और अगर पिछले 5 साल का कार्यकाल देखें हम कांग्रेस का, तो लगातार घोटाले उजागर हुए, भले वो ईडी के माध्यम से हुए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किस एजेंसी ने उजागर किया, ईडी और IT खासतौर पर, सीबीआई तो प्रतिबंधित थी, सीबीआई के प्रतिबंधित होने के बावजूद ईडी और IT लगातार यहाँ पर रेड मारती रही। शराब का घोटाला उजागर हुआ, और उसके पहले कोयले का घोटाला से 4 अधिकारी जेल में हैं। तो इस तरह के बड़े बड़े घोटाले उजागर होते रहे, उसी का परिणाम ये रहा कि कांग्रेस आज सत्ता से बाहर है। जितने बम्पर वोट से जीती हम लोग, मतलब एक उदाहरण बन गया था कि पहली बार कोई छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार कोई सरकार इतने बड़े बहुमत से आई थी। और अगले 5 साल में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ही बड़ा मुद्दा था, जिसकी वजह से कांग्रेस बैकफुट पे आ गई और भाजपा को बड़ी बहुमत मिली, और भाजपा के लिए भी बड़ी जीत थी। अब तक भाजपा कभी भी 54-55 सीट लेकर नहीं आई थी, 50 तक उनका टच किया था भाजपा ने पिछले 3 कार्यकाल में, लेकिन 54-55 सीट जो इस बार आई, वो उनकी भी एक सबसे बड़ी जीत है अब तक की। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर भाजपा अब जो है, भाजपा ने भी ACB और EOW को सौंप दिया है ये सब मामले, तो उनमें जांच हो रही है। 106 FIR दर्ज हुए हैं मेरे ख्याल से 106 लोगों के खिलाफ। कुछ दिन पहले जो आई थी जानकारी पुलिस की तरफ से, तो 106 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो रहा है, और उसमें कुछ मंत्री भी हैं पूर्व, जिनका नाम इसमें और कई बड़े अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं, उन पर अभी तक कोई गाज गिरी नहीं है इस पूरे मामले में। हाँ, लेकिन उनमें भी गिरफ्तारियां भी किसी की नहीं हुई है, बस जांच चल रही है। अच्छा, जो मेन प्रमोटर है सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल का नाम जो उस समय खूब उछला था, सौरभ तो गिरफ्तार है, रवि उप्पल अभी भी गिरफ्त से बाहर है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो देश छोड़ चुके हैं। तो ऐसे में गिरफ्तारी तो बनती है उनकी भी। निश्चित तौर पर इसमें राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार को भी, अब तो डबल इंजन की सरकार है इनकी, दोनों सरकारों को मिलकर इस पे तेजी से कार्रवाई करना चाहिए। और ये उनके लिए प्रेस्टीज का इशू भी है, तो इसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके पूरे मामले का पर्दाफाश करना चाहिए। उनके पीछे वास्तव में हाथ था कि नहीं था, जो बड़े लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उन बड़े मगरमच्छों को भी उजागर करना चाहिए, और जनता के बीच इस चीज को लाने से तो इनका राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। बिल्कुल चौहान जी, डबल इंजन की सरकार है और जनता ने बड़ा भरोसा किया है, इस बार विधानसभा चुनाव में बहुमत आपको दिया है, तो उस भरोसे को कायम करते हुए जल्द से जल्द पूरे मामले का खुलासा करना तो आपके हाथ में है। आरोप आप लगा रहे हैं, आरोप तो फिर कांग्रेस सरकार भी आप पर लगा रही है कि जानबूझकर आपने भूपेश सरकार की छवि खराब करने के लिए करीब 508 करोड़ में ये सौदा किया है कि महादेव ऐप में कैसे उनको फंसाया जाए। तो आरोप तो लगाने में वो भी पीछे नहीं है। आरोप की बात की जाए, आप इतना लगा रहे हैं, वो भी आप पर लगा रहे हैं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? 79% लोग साक्षर हैं यहाँ पर। आप उनकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, और उसका परिणाम 3 दिसंबर को देश में, ये उनको सब पता है। वो अपना जवाब दे देंगे आपको, मतपेटी में देंगे आपको अपना जवाब कि हम कुछ बोलते नहीं है, उसका जवाब हम अपने मतपेटी में दे देते हैं, और उसका जवाब दिया। जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला कि इतना कभी भी बुरी स्थिति कांग्रेस की नहीं हुई थी, और भारतीय जनता पार्टी को इतना विश्वास में नहीं लाया थी। सबसे बहुत ज्यादा आशीर्वाद दिया। वो किस भरोसे दिया कि वो पहले के एनालिसिस करते हुए कि जो पहले की 15 साल की रमन सरकार थी, और 7 साल में इतना भ्रष्टाचार, इतना काले कानून और संगठित अपराध, और सिर्फ एक ही क्षेत्र में नहीं, आप शराब में भी करेंगे, जमीन घोटाले में भी करेंगे, रेती में भी करेंगे, कोयले में भी करेंगे, सभी चीजों में करेंगे। DMF फंड तक को नहीं छोड़ेंगे, आप कोविड सेंटर तक को नहीं छोड़ेंगे। तो ये
ये देख के आज जनता ने ये निर्णय दिया है जी। पीएससी घोटाला, तो ये सभी चीजें देख के जनता ने अपने निर्णय दिया है। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि कानून की व्यवस्था के हिसाब से अगर मान लीजिए कि जांच समिति अगर तत्कालीन सरकार ने की रही थी तो वो जांच समिति अभी ट्रांसफर होती, मंत्रालय सरकार बनती है, मंत्री बने, लेकिन मंत्रालय तो वही है, छत्तीसगढ़ का मंत्रालय है, उसके पर लेना देना नहीं है। छत्तीसगढ़ का मंत्रालय चल रहा है और छत्तीसगढ़ का मंत्रालय के पास करने के पावर होता, क्योंकि अभी ईडी अपना चालान पेश कर देगी, उसके बाद जाके अभी मंत्रालय के पास कार्रवाई के लिए आगे प्रोसीड होगा। इस वजह से हम हाथ में हाथ डाल के, ठीक है, यानी कि जनता को आप आश्वस्त कर रहे हैं कि इस पूरे मामले का खुलासा जल्द ही होने वाला है। श्रुति शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, माफ कीजिएगा, कांग्रेस प्रवक्ता है। श्रुति जी, स्वागत है आपका चर्चा में। और आज देखिए विधानसभा में फिर से महादेव बैटिंग ऐप का मामला उठा। 1 घंटे का प्रश्नकाल, 30 मिनट महादेव बैटिंग ऐप पर चर्चा हुई, लेकिन आपकी तरफ से अब भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में तो जांच का दायरा भी बढ़ेगा। अगर आपने घोटाला नहीं किया है तो अपनी बातों को खुलकर रखिए ना। विधानसभा में चुप्पी क्यों साध लेते हैं आपके विधायक? कल भी भूपेश सरकार की हवाई सेवा को लेकर इतना सारा बखेड़ा खड़ा हुआ था और आज फिर से आप ही के महादेव ऐप घोटाले को लेकर चर्चा हुई। 30 मिनट इस पर बात हुई, लेकिन आपकी तरफ से अभी भी कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया जाता। ऐसे में क्या माना जाए? जवाब है नहीं? जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस की विधायक संगीता सिन्हा का जो है बयान जारी किया गया था, है ना, और उन्होंने अपने बयान में साफ कहा था कि सत्ता सरकार आपकी है, पावर आपके पास है, आप कार्यवाही शुरू करिए, जांच शुरू करिए और जो भी दोषी है उन्हें तो सजा दी जाएगी, चाहे वो किसी पार्टी का हो, कोई भी नेता हो, चाहे वो व्यक्ति छोटा हो या वो व्यक्ति बड़ा हो। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, जिस प्रकार से महादेव सट्टा ऐप की बात की जा रही है, चुनाव के समय इस मुद्दे को बहुत उछाला गया। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए इस हद तक चली गई कि उन्होंने चुनाव के समय इस मुद्दे को बहुत उछाला और ठीक है, वो सत्ता में काबिज भी हो गई। तो लेकिन अब सत्ता सरकार उनकी है, पावर उनका है, तो वो इस मामले में पूरी तरीके से जांच और कार्यवाही करें और जो दोषी है उनको सजा दिलाए। आपको कौन रोक रहा है ऐसा करने से? 2 महीना 3 महीना हो गया है आपकी सत्ता सरकार बने। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि लगभग महादेव सट्टा ऐप में चौहान जी जवाब दीजिए, अब कौन रोक रहा है आपको? सिर्फ आरोप लगा देने से काम तो नहीं चलेगा, आपको तथ्य भी तो रखने पड़ेंगे। जल्दी से जवाब दीजिए, समय की कमी है। जी, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको। लेकिन जो आरोपी है वो तो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, उनको कौन पकड़ेगा? पुलिस को क्यों नहीं आदेश देते कि जल्दी से इस पूरे मामले में कार्रवाई करे? मेरी बात सुन लीजिए, जो आरोपी बन चुके हैं वो कहाँ खुलेआम घूम रहे हैं? रवि उत्पन्न से खड़ा है, ठीक है। अब जो इसके अलावा कई प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं, नाम सामने नहीं आए हैं लेकिन बहुत लोग शामिल हैं। अरे मेरी बात सुन लीजिए मोहतरमा, आप मेरी बात सुनिए ना, तभी तो दर्शकों को भी समझ में आएगा। ठीक है, जो 3 साल से घूम रहे हैं वो अभी तक उनका चालान, जब जैसे ईडी ने अपना पूरा चालान लास्ट मोमेंट पे है चालान पेश करेगी, उसके बाद हमारे मंत्री ने बोला है कि 24 घंटे के अंदर वो खुलेआम नहीं घूम पाएंगे, 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारियां चालू हो जाएंगी। 24 घंटे के अंदर जैसे ही ईडी ने चालान पेश किया वैसे ही राज्य सरकार का काम चालू होता है गिरफ्तारी का। तब तक गिरफ्तारी, जब तक चालान पेश नहीं होता है तब तक आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते। हाँ, तब कर सकते थे जब आप ठीक है। श्रुति शुक्ला जी, आपसे एक फाइनल कमेंट चाहती हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव भी हैं, जांच की आंच तो कांग्रेस पर है, कैसे अपने आप को इस पूरे मुश्किलों से निकालेगी? चुनाव सामने है, बड़ा नुकसान विधानसभा में आपने झेला है, लोकसभा भी करीब है, ऐसा ना हो इसकी जांच की आंच आपके लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित करे। जी एंकर महोदया, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से जांच बैठेगी तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही। लेकिन विधानसभा में तो आपके विधायक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ईडी के सामने क्या जवाब देंगे?
एक मिनट आप मुझे बोलने का मौका देंगी तो मैं जरूर आपके मतलब सवाल का जवाब दूंगी। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी है उसका एक प्रोपेगेंडा है, बेहतरीन प्रोपेगेंडा है, वो है ईडी। मतलब ईडी के माध्यम से ये भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो दूसरे पार्टी के नेता हैं उनको ये डराने का काम करके ये दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई भी नेता। चौहान जी, घूम फिर के वो सवाल आ ही गया कि ईडी को आप डराने के लिए आपने ईडी को रखा हुआ है। गंगेश द्विवेदी जी, आपसे मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी, क्या लगता है इस पूरे जो मामले को अब फिर से उठाया गया है, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उठा था और चुनाव के बाद शांत हो गया था, कार्रवाई चल रही थी अपने तरीके से, पुलिस कार्रवाई कर रही थी, लेकिन अब फिर से वही चीज दोहराई जा रही है। चुनाव करीब है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस कार्रवाई करेगी, जो भी दोषी होगा उसको पकड़ा जाएगा, सजा दी जाएगी कानूनी प्रक्रिया के तहत। लेकिन जो मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या सोची समझी रणनीति है कांग्रेस को 2024 में हराने के लिए? देखिए कांग्रेस लगातार और विपक्षी दल दूसरे भी, अगर देश के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दूसरे विपक्षी दल भी इस बात को लगातार आरोप लगा रहे भाजपा के ऊपर कि भाजपा की जो ईडी और आईटी की रेड पड़ रही है या सीबीआई जहां पे जांच करने जा रही है, वो सारे राज्य गैर भाजपा शासित राज्य हैं। भाजपा शासित राज्यों में कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस बात को लेकर लगातार आरोप पे घिरी हुई है भाजपा, पिछले 5 साल से घिरी हुई है। इस दौरान 3000 से ऊपर रेड पड़ चुके हैं ईडी के, और ऐसा कभी इतनी बड़ी संख्या में कभी ईडी ने कार्रवाई इस देश में कभी नहीं की पिछले 75 साल के रिकॉर्ड को देखा जाए तो ये तो लगातार आरोप। तो ऐसे में ये आरोप कहीं न कहीं दिखता है कि इन आरोपों के पीछे ये तथ्य नजर आता है कि चुनाव के वक्त इस तरह के जनता बिल्कुल देखिए, किसी भी कोई भी सरकार कैसी भी हो, अगर भ्रष्टाचार करेगी तो जनता उसको पसंद नहीं करती है सरकार को। तो कहीं ना कहीं और एक विपक्ष का ये भी आरोप है कि क्या खाली भ्रष्टाचार गैर भाजपा शासित राज्यों में है, भाजपा शासित राज्यों में भ्रष्टाचार? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। क्या सारे भ्रष्टाचार, सारे घोटाले सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही होते हैं? क्या बीजेपी शासित राज्यों में सब कुछ ठीक है, वहां पर कोई घोटाला, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता और बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो सब पाक साफ है? ये बड़ा सवाल हमेशा है और अभी रहेगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है इसलिए आप सभी को रोक रही हूं यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज फिर से महादेव ऐप घोटाले की गूंज सुनाई दी। अब देखना होगा कि पुलिस कितनी तत्परता करती है, कब तक इस पूरे घोटाले के जो मास्टरमाइंड है उनको गिरफ्तार करती है, और बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में है वो कैसे जनता को आश्वस्त करती है कि अब वहां पर कोई घोटाला, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा और जिन्होंने किए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV27 के साथ।